हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ऋतिक गोयल और मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा सीए फाइनल एफआर की स्ट्रेटजी। तो मैं पहले बता देता हूँ क्या क्या चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ कि कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट नोट्स हैं जो आपको इस्तेमाल करने हैं अपनी एफआर की पढ़ाई करने में। दूसरा मैं उसके बाद डिस्कस करूंगा आपसे कि कौन सा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन बैंक को आपको फॉलो करना है। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या आपकी स्टडी अप्रोच रहने वाली है, एक्चुअली क्या आपकी स्टडी की स्ट्रेटजी रहने वाली है। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्या आपको एमसीक्यूज के लिए कंसिडर करना है, कैसे आप लोग एमसीक्यूज करेंगे अपने। उसके बाद मैं आपको राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि कितने चैप्टर्स ऐसे हैं जो हम यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि थ्योरी जो एफआर की है उसको कैसे टैकल करना हम लोग। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा मॉक टेस्ट के बारे में कि क्या मॉक टेस्ट हमें देने हैं या देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आंसर प्रेजेंटेशन कैसा रहने वाला है लास्ट में अपने फाइनल एग्जाम में, हमें कैसे आंसर को प्रेजेंट करना और कैसे अपने आंसर को लिख के आना है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट नोट्स के बारे में। एक्चुअली कॉन्सेप्ट नोट्स में तीन तरह की सिचुएशंस हमारे पास प्रेजेंट हो सकते हैं। सबसे पहले तो वो वाले स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स अब तक के ऑलरेडी क्लासेस ले चुके हैं प्रॉपरली अपनी, और साथ में हम कह सकते हैं कि क्लासेस नहीं ली उन्होंने तो यूट्यूब रिवीजन वीडियोस को कंसिडर करा और उससे प्रॉपर अपनी पढ़ाई कर चुके हैं और अकॉर्डिंगली उनके पास प्रॉपर अपने नोट्स रेडी हैं जो कि बिल्कुल सही है, उनको समझ में आते हैं, सब प्रॉपर सही है। उसके बाद हम बात करते हैं उन कैटेगरी स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट्स रिवीजन वीडियोस या क्लासेस तो कंप्लीट कर चुके हैं अपनी, लेकिन उनके पास नोट्स प्रॉपर बने हुए नहीं है अभी अपने पास स्टडी करने के लिए आगे कॉन्सेप्ट नोट्स। और तीसरे वो बच्चे जिन्होंने अब तक कुछ स्टार्ट ही नहीं करा है, कुछ भी नहीं करा है उन्होंने अभी तक, उन बच्चों की सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिनके पूरे प्रॉपर क्लास कंप्लीट हो चुकी है, वीडियोज कंप्लीट हो चुके हैं और प्रॉपर अपने नोट्स हैं, तो वो तो गुड टू गो हैं अपनी स्टडी को स्टार्ट करने के लिए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उन बच्चों की बात करते हैं जो बच्चे अपने नोट्स उनके पास पूरे नहीं है, लेकिन वो बच्चे क्या कर चुके हैं अपने रिवीजन वीडियोस वगैरह या फिर अपने जो वो क्लासेस हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना है, उन्हें पैनिक नहीं करना है। सबसे पहली बात तो कि अपने पास कॉन्सेप्ट नोट्स नहीं है। उसके अलावा उन्हें क्या काम करना है, कोई भी मार्केट में जो फैकल्टी उन्हें अच्छी लगती हो, जो समझ में आती हो जिनका उनको, उस फैकल्टी के जो नोट्स हैं और निकाल ले और अपने पास रखे और उनसे पढ़ाई करे वो, क्योंकि अब तक उनकी क्लास वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है तो उनको समझ में सब कुछ आता है। अब हम बात करें उसके बाद वो थर्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स की, जिन स्टूडेंट्स के पास कुछ भी नहीं करा उन्होंने, तो वो क्या करें, उनको पैनिक करने की जरूरत नहीं। जो फैकल्टी सही लगती है अच्छी लगती है यूट्यूब पर उनके रिवीजन वीडियोस देखो, क्लास वगैरह में टाइम नहीं है, उनके रिवीजन वीडियोस देख के उनके ही नोट्स को प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, हैंड रिटन बनाने की कोई जरूरत नहीं है और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। अब हम उसके बाद बात करते हैं कॉन्सेप्ट नोट के बाद कंप्लीट हो गया हमारा कॉन्सेप्ट नोट कैसे कैसे हमें रखने हैं अपने। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन बैंक की, क्वेश्चन कहाँ से करने हैं। क्वेश्चन को करने का सबसे पहला तरीका होगा हमारे पास स्टडी मटेरियल। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 70 to 80% पेपर इन 80 to 90% ऑफ द टाइम्स हमारे पास कहाँ से आता है, स्टडी मटेरियल में से ही आता है एज इट इज। तो सबसे पहले स्टडी मटेरियल को ही करना इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी मटेरियल पर फोकस करेंगे। अब चाहे वो उसके इलस्ट्रेशन हो, चाहे वो उसके टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन हो, और हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जो उसके छोटे छोटे होते नहीं कि कुछ चैप्टर्स के अंदर जो उन्होंने एक स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में दे रखे हैं, जैसे कि भाई आप इंटेंजिबल एसेट के अंदर देख लो, या फिर हम कह सकते हैं जो प्रोविजन वाला हमारा इंड है 37 वाला प्रोविजन कंटीजेंट एसेट और कंटीजेंट लायबिलिटी, वो आप लोग कंसिडर कर सकते हो सबसे पहले तो, ठीक है ना। उसके बाद आपको आरटीपी एमटीपी और पास पेपर भी देखने हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी करने हैं। अब मैंने जितनी अब तक एनालिसिस अपनी करी है उस एनालिसिस के हिसाब से जो हमारे पास पेपर आरटीपी और एमटीपी के रेलिवेंट क्वेश्चंस बनते हैं, रेलिवेंट इन द सेंस कि जो क्वेश्चंस अदर देन स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस हैं या जो हमारे स्टडी मटेरियल से मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, जो आराम से वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हो जाएंगे, उन्हें छोड़ गए जो उसके अलावा क्वेश्चन बचते हैं वो लगभग 85 to 90 क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को जब मैंने पहली बार अपनी स्टडी के टाइम पे करा था तो उसमें से मुझे लगभग 45 क्वेश्चंस ऐसे लगे थे, अप्रोक्स 45 क्वेश्चंस ऐसे लगे थे जो जिन्हें हमें करना चाहिए एक्चुअली एक बार। उन 45 क्वेश्चंस को करने के बाद मुझे ऐसा लगा जब मैंने प्रॉपर पूरी सब कर लिया कि लगभग 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे लास्ट डे रिवीजन में अपने छोड़ने हैं, रखने हैं, जो मुझे उस दिन पर भी करने हैं जब मैं अपनी फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा स्टडी मटेरियल हो गया, नहीं
पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, उसके बाद हमारी आरटीपी एमटीपी के वाले क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि लास्ट में आपके पास सिर्फ 25 क्वेश्चंस बचेंगे बिल्कुल लास्ट जब आप करोगे, तो इससे हमारी ये सब भी निपट जाएगा पूरी तरह से। तो पहले आपको स्टडी मेटेरियल करना होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप लोग क्वेश्चन अपने करोगे, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो उसमें आपको एक हाईलाइटर अपने पास रखना, और हो सके तो येलो वाला हाईलाइटर अपने पास रख लेना। उस येलो हाईलाइटर से आप मार्क कर लेना क्वेश्चंस के अंदर भी जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट लाइन आपको लग रही है, हिंट वाली है, कुछ भी अपने हिसाब से, जो हर बच्चे का अपना क्वेश्चन पढ़ने का तरीका होता है, अपना अप्रोच होती है, तो उससे आप लोग उसको मार्क करना। और ऐसे आंसर के अंदर भी उनकी एडजस्टमेंट्स को, उन पॉइंट्स को, उन 2-3 कीवर्ड्स को ऐसे हाईलाइट अपने हिसाब से करते चलना, और उन क्वेश्चंस को भी, जो क्वेश्चंस आपको लास्ट डे तक में रखने हैं, इससे बहुत आपको मदद मिलेगी। मैं कुछ स्क्रीनशॉट है ये शेयर कर देता हूँ, आप देखिए। जैसे कि ये स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, इन स्क्रीनशॉट में मैंने बताया कि वो क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस जैसे मैंने मार्क करे थे, क्वेश्चंस के अंदर मैंने मार्किंग करी थी, आप ये देख सकते हैं उसको, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद मैं बात करता हूँ स्टडी अप्रोच की, या फिर आपकी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। देखो बिल्कुल सिंपल है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टडी अप्रोच के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना। सर आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट रिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप नॉर्मल अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके, क्लासेस ले चुके, यूट्यूब वीडियो रिवीजन वीडियोस देख चुके, उसके बाद जब आप फर्स्ट रिवीजन करने बैठ रहे हैं, तो उसके अंदर आपको क्या काम करना है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट नोट उठाने हैं अपने। बहुत तेजी से आपको कॉन्सेप्ट नोट को पढ़ना है, ऐसा नहीं कि उसके अंदर ही डूब गए, उसके अंदर ही अटक गए, बट नॉर्मल आपको पढ़ना है, एक मोटा मोटा अंदाजा लेना उसका कि क्या वो कहना चाह रहा है वो टॉपिक। उसके बाद आपको क्वेश्चंस पर आना है, क्वेश्चंस को करना है, सॉल्व करना है। और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना आपको, वो मैं बाद में बात करूंगा कैसे काम करना, मतलब क्वेश्चंस को करना है। उसके बाद आपको डायरेक्टली सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चंस में स्टडी मटेरियल को कंप्लीट करोगे। मैं सभी चैप्टर्स की बात करूँ, सभी चैप्टर्स में पहले पूरा स्टडी मटेरियल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप लोग आरटीपी एमटीपी पास पेपर पर आएंगे, जो मैं पीछे बता रहा था, 45 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन वाले, उसके बाद में आएंगे। सबसे पहले स्टडी मटेरियल कंप्लीट करना, क्योंकि 70-80% वाली अप्रोच पहले लेके चलने, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है हमारे पास। तो मैं सबसे पहले कवरेज की इंपॉर्टेंट रखनी है कि लास्ट डे जो हम 4, 4.5, 5 दिन देने वाले हैं, उसके अंदर हम कैसे करेंगे। तो पहले आपने स्टडी मटेरियल कंप्लीट कर लिया अपना, इस तरह से पहले वाले कॉन्सेप्ट रिवीजन के अंदर कि पहले आपने कॉन्सेप्ट करा, उसके बाद आपने स्टडी मटेरियल क्वेश्चन कर लिए। जैसे आपने पहले कंप्लीट कर लिया, उसके बाद तुरंत पहले रिवीजन के अंदर आपको अपने आरटीपी एमटीपी पास पेपर उठाने हैं, और उनके जो ये वाले इस तरह के कंपाइलेशन है, चाहे मैं शेयर कर दूंगा ऐसे पीडीएफ, जिसमें ये 80-90 क्वेश्चंस जो हैं वो होंगे सारे के सारे चैप्टर वाइज सॉर्ट करके, वो आपको उसके बाद सॉल्व करना है। जो भी अपने रिलेवेंट लगे, जैसे मुझे 45 क्वेश्चंस लगे थे, आप उन 45 क्वेश्चंस को उसके बाद देखें, सॉल्व करें कि आपके कितने क्वेश्चन बनते हो सकता है, आपके 30 क्वेश्चन ही बनते हो, सिर्फ मुझे 45 करने की जरूरत पड़ी थी, तो आप वो क्वेश्चंस देखिए। उसके बाद फर्स्ट रिवीजन आपका कंप्लीट होगा। अब सेकंड रिवीजन में आपको डायरेक्ट, अब पहले आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पर जंप करना और देखना है कि आपको क्वेश्चन पढ़ेगा वो कॉन्सेप्ट याद आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद आ रहा है तो इसका मतलब आप बहुत अच्छा जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। हम कहते हैं कि कॉन्सेप्ट नोट्स में से नोट्स नहीं पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चंस पूछेगा, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। तो क्वेश्चन अगर हम कर पा रहे हैं और सॉल्व कर पा रहे हैं, देख के कर पा रहे हैं, बस वही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आपको क्या करना है, उसके बाद सबसे पहले अब आपको क्वेश्चंस को उठाना डायरेक्टली हर चैप्टर के, पहले स्टडी मटेरियल को उठाना, उसके बाद सारे आरटीपी एमटीपी वाले जो आपने पीछे मार्क करे 45, 50, 30, 40 जो भी हैं अभी जिसके, वो अपने क्वेश्चन कंप्लीट है। अब उसके बाद बहुत तेजी से आपको अपनी आंखों के सामने से निकालने कॉन्सेप्ट नोट्स को, जो कि मुझे नहीं लगता हर चैप्टर के 15-20 मिनट 15-20 मिनट लेंगे। हद से कोई एक आधा चैप्टर है आपके, 2-4 चैप्टर होंगे जिनमें आधा घंटा या पौना घंटा लग जाएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और बहुत ज़्यादा घुसना भी नहीं। अब आपको सब चीज़ें याद आती रहेंगी, क्योंकि आपने सारे आप ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हो, उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं, उसके अंदर हर तरह की बातें कवर हो चुकी हैं, बस बहुत छोटी छोटी बात है, जैसे कि कोई थ्योरी वाले पॉइंट रह गया मान लो, या कुछ और छोटा मोटा चीज़ रहेगी जिसके ऊपर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बना है, ऐसे कोई टॉपिक्स हैं उनके लिए हम रीड कर रहे हैं, और एक बार अपने मन की तसल्ली करेंगे, हमने अपने कॉन्सेप्ट नोट्स भी रीड कर लिया है। अब उसके बाद फाइनली आपको क्या काम करना है, जब ये काम हो गया, थर्ड रिवीजन है, थर्ड में भी आपको यही काम करना है। सबसे पहले क्वेश्चंस उठाने हैं, उसके बाद आरटीपी एमटीपी वाले क्वेश्चंस उठाने हैं, उसके बाद फाइनली कॉन्सेप्ट नोट करना। अब की बार आप नोट करना, मार्क्स से लिखवा के ले लो, अब की बार आपको वो जो कॉन्सेप्ट नोट्स हैं वो आपको केक वॉक लगने वाले हैं, वो आपको केक वॉक लगने वाले हैं आपकी बार, मेरी गारंटी है इस बात की, ठीक है ना। आप इस अप्रोच को फॉलो करना, जरूर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, चलो ये तो हमारी हो गया भैया अप्रोच की, स्ट्रेटजी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं किसी ने कहा राइटिंग प्रैक्टिस की। राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ जी इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन वो कब करनी होती है राइटिंग प्रैक्टिस, जब हम एक्चुअली क्लास ले रहे होते हैं यूट्यूब से, या फिर हमने पढ़ा है तो हमने घर पर आकर जब उसको प्रॉपर, मतलब घर पे हमने प्रॉपर उसको स्टडी करा अपने आप, उस समय में राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है। अभी राइटिंग प्रैक्टिस करने का ना टाइम है और ना उसमें बर्बाद करना। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हम मॉक टेस्ट देंगे, उस मॉक टेस्ट में पूरी प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, टेंशन नहीं है। सिर्फ हाँ कंसोलिडेशन चैप्टर के और बिजनेस कॉम्बिनेशन के, ये 2 चैप्टर हैं, इनको छोड़ के बाकी सभी चैप्टर्स की आपको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ ओरली करते चलना है। कोई पॉइंट कोई क्वेश्चन ऐसा लगेगा उसको फटाफट से बस फिगर लिख के देख लेनी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बस, वरना ये क्वेश्चन करने जरूर है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन के हर रिवीजन के अंदर 4-5 क्वेश्चन आप लोग करके जरूर देखने हैं।
4-5 नहीं तो एटलीस्ट 3 तो क्वेश्चन करके देखिए कम से कम, सो दैट लास्ट में परेशान ना करें, वरना लास्ट में बहुत परेशान कर देंगे और बच्चे छोड़ने पर आतुर व्याकुल हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज में आपको क्या रखना है भैया, कुछ भी नहीं है। आपने जो अब तक बड़े क्वेश्चन करें, जो कॉन्सेप्ट नोट्स रीड करें, उन्हीं में सब कुछ एमसीक्यू सारे कवर है, कोई टेंशन नहीं है, पूरी तरह से कवर हो जाएंगे वो। बस आपको उसके अलावा क्या करना है कि जब आपने मॉक टेस्ट देंगे, कुछ एमसीक्यू उसमें कवर हो जाएंगे, और जो आईसीआई मॉक टेस्ट देगी कुछ उसमें कवर हो जाएंगे। अलग से कुछ भी नहीं करना, गारंटी है 25+ मार्क्स एमसीक्यूज में स्कोर हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हाउ मेनी चैप्टर्स हम ड्रॉप कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है कि कितने चैप्टर्स हैं जो मैं ड्रॉप कर सकता हूँ जी। तो भैया मेरे हिसाब से मैक्सिमम आप 2 चैप्टर्स ड्रॉप कर सकते हो, और रिकमेंडेशन मानो तो मैक्सिमम एक ही करना, तो एक ही चैप्टर को ड्रॉप करना। जैसे कि मैंने करा था इंडेस 101, जो कि है हमारा फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडेस। इसको मैंने छोड़ा था, और मैंने कोई इंडेस नहीं छोड़ा था, और ना मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि छोड़ो, प्ले सेव करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। थ्योरी इन एफआर बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। देखो भैया 3 बातों को मैंने बांटा है थ्योरी इन एफआर को। सबसे पहले तो जो हमारा प्रोफेशनल एथिक वाला चैप्टर है, दूसरा हमारा अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है, और तीसरा हमारे जितने भी रेस्ट ऑफ द थ्योरी बच रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारा अकाउंटिंग और टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है उसकी, तो उसके अंदर तो भैया आपको प्रॉपर एक फैकल्टी के नोट्स लेने हैं, जो भी आपको अच्छे लगे, जिसके भी समझ में आए, उस नोट्स को पढ़ना है, याद करना है इवन प्रॉपर तरीके से, तब उसके क्वेश्चन पर जाना है। क्योंकि कुछ नहीं कह सकते, जैसे इंस्टीट्यूट ने पिछले अटेम्प्ट में मई 24 में उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था जो कि डायरेक्ट थ्योरी से रिलेटेड था, ना कि वो जो अपने स्टडी मैट के क्वेश्चंस हैं उनको पूछा था। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, और एक क्वेश्चन आएगा जरूर उसका। दूसरी बात, अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी के बाद प्रोफेशनल एथिक्स की बात करते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स में बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट चेक करना, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाने हैं, उसके क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में भी कुछ नहीं होता, एनालिसिस करनी होती है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको दे रखा है, पर्टिकुलर आपको केस स्टडी एक तरह से दे रखी है, उसमें एनालिसिस करना है, गलती बतानी है, गलती के हिसाब से प्रोफेशनल एथिक्स में जो आपने कुछ क्लॉजेस पढ़े हैं उन क्लॉजेस का इस्तेमाल करके, और कुछ 4-5 लाइनें जो कि कॉमन होंगी हर उसके अंदर, जो आपके निकालनी पड़ेंगे हर एक क्वेश्चन वाइज, उनको आपको लिखना है वापस, उसी के नंबर है वहाँ पर। कॉन्सेप्ट का कोई मसला नहीं है, और इजीली वो हो जाएगा टैकल। 1-2 बार आप जब उसको पढ़ोगे करोगे तो हो जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद रेस्ट ऑफ द थ्योरी चैप्टर्स की रहेगी, कोई टेंशन नहीं है उसकी। जो बाकी थ्योरी होती है हमारी, वो कोई खास रेलिवेंट है नहीं, क्योंकि कहीं काम ही नहीं आएगी, पहली बात तो कोई पूछेगा नहीं उसको, और दूसरा थ्योरी कहीं वैसे भी लगने वाली नहीं है। आप अगर एमसीक्यू वगैरह में तो उसको छोड़ो, उसका कोई लोड नहीं लेना आप लोगों को। उसके बाद बात करते हैं भैया मॉक टेस्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, आपको कम से कम 2 मॉक टेस्ट देने ही देने हैं कंपल्सरीली। आपकी चॉइस है, आप किसी थर्ड पार्टी के मॉक टेस्ट को दीजिए, या फिर आप डायरेक्टली आईसीएआई के मॉक टेस्ट को दीजिए। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि थर्ड पार्टी के देंगे तो थोड़े से वो कॉस्टली तो पड़ेंगे ही, वो आपकी चॉइस है। अब उसके बाद हम बात करते हैं फाइनली आंसर प्रेजेंटेशन की, कि एग्जाम हॉल में हमें कैसे फाइनल एग्जाम में अपने आंसर को प्रेजेंट करना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, किसी भी इंडेक्स के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग में इंडेक्स को कोट कीजिए। लेट सपोज इंडेक्स 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। उसके बाद आपको जैसे ही आपने वो कोट कर दिया, 3-4 लाइन उस रिलेवेंट टॉपिक की कोट कीजिए जो वहाँ पर डिस्कस करा गया है उस रेस्पेक्टिव क्वेश्चन में। उसके बाद आपको क्या करना है, ज़्यादा फोकस आपने देना फिगर्स पर। फिगर्स के ही नंबर हैं, ध्यान रखें। जो पर्टिकुलर्स वाले आइटम होते हैं, जैसे कि भाई हमारे मान लो लैंड की कॉस्ट हमने लिखा, तो लैंड वर्ड लिखा, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा लिखा हमने, मान लो वहाँ पर इंटरेस्ट लिखा वगैरह वगैरह, हमने कुछ भी लिखा, वो सब आपको कुछ नहीं लिखना, उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। एक वर्ड में बस आपको खाली लिख के चलना है वहाँ पर, उसके कोई नहीं देख रहा उसको। फिगर्स आपको सही लिख के चलनी है, फाइनल टोटल फिगर सही लिखनी है, और लास्ट की जो वेरी फाइनल टोटल फिगर आती है उनको बॉक्स जरूर करना है, एक साइज में लिखना है, और साथ में स्पेसिंग का बड़ा ध्यान रखना, अच्छी स्पेसिंग करके चलना है। ऑलवेज नया क्वेश्चन आपको फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है, ये प्रो टिप थी इनके अंदर। उसके बाद फाइनली अगर हम बात करें तो आज के लिए यही है। आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ, मैं कोशिश करूँगा जल्दी अपनी सर्टिफाइड कॉपी की एक एनालिसिस यूट्यूब पे डाल दूँ। सो टिल देन, थैंक यू।